हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए प्लस अकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 का। प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी बहुत सारा कुछ पढ़ा है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जन्म कैसे होता है, ठीक है, और फिर प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स को अटैक हो जाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बीमारियां होती है, वैक्सीन के बारे में, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत हेल्पफुल होते हैं। उसी तरह आज हम पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में। ये फूड पॉइजन होता कैसे है? तो आपके चैप्टर में मेंशन किया गया है that Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff। जैसे कि भुजो क्या होता है, वो अपना फ्रेंड्स के पार्टी में एंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे वैरायटी ऑफ फूड खा लेती है, ठीक है। तो वापस घर लौटने के बाद उसको बहुत ही वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो सडनली उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर वो कंडीशन में देख के पेशेंट को, तो वो डायरेक्टली बोल देते हैं भुजो को कि इस हैपेंड ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो अब आपके मन में सवाल आता होगा कि फूड कैसे पॉइजन हो सकता है? जरूर हो सकता है। कैसे हो सकता है हम पढ़ेंगे। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि जो फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑलरेडी खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, वो फूड को अगर हम कंज्यूम करेंगे, फूड क्या करेगी, वो प्रोड्यूस करेगी टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक, ठीक है, जिससे क्या होता है, हमें बहुत ही फूड पॉइजनिंग कॉज हो जाता है और सीरियस इलनेस या तो सीवियर डेथ भी हो जाती है। तो हमें अपने फूड में ध्यान रखना पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। स्टूडेंट, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? जैसे कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, वी हैव लर्न दैट मेथड यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। जो हम खाना, जो हम जैसे कि जो किसान जो खेत से फसल जो उगाते हैं, उससे कटिंग के लेके उससे कैसे बचाया जाता है, उसको सालों साल कैसे स्टोर किया जाता है, उसी तरह हम जो अपना खाना बनाते हैं या फिर रखते हैं, उसको काफी देर तक कैसे बचा के रख सके। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप भी जानते हैं कि अगर हम ब्रेड या रोटी कुछ नॉर्मल यूज कुछ थोड़ी देर के लिए रख दे, मॉइस्ट कंडीशन में रख दे, तो क्या हो जाता है, इट्स अटैक बाय फंगस, ठीक है। तो ये फंगस से अटैक हो जाता है और खाना खराब हो जाती है, और उसके बाद जो खाना स्पॉइल्ड होती है उसमें से बैड स्मेल होती है, उसका टेस्ट बदल जाता है। तो ये क्यों होता है? जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, इस स्पॉइलिंग ऑफ फूड एक केमिकल रिएक्शन, खाना खराब होने का कारण क्या केमिकल रिएक्शन होता है? जैसे हम जो बाजार से आम खरीद के लाते हैं खाने के लिए, अगर हम वो आम को थोड़े देर के लिए रख दें, ठीक है, थोड़े देर के लिए 2 या 3 दिन 4 दिन के लिए रख दें, तो क्या होगा, आम खराब हो जाते हैं। पर वही आम जब घर पे अचार बनाने के लिए हम यूज करते हैं, तो वो सालों साल अच्छे से रहता है। तो ऐसा क्यों है? Let us study the common methods of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. यहाँ पे 5 या 6 ऐसा मेथड्स है जिससे हम अपने खाने को सेव रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अटैक होने से बचा के रख सकते हैं। तो एक एक करके अभी हम पढ़ेंगे। पहला मेथड है केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड से हम कैसे अपने फूड को बचा सकें, पढ़ते हैं। Salts and oils are common chemical generally used to check the growth of microorganism। जो हम खाने में जो नमक और ऑयल का जो इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करती है, वो केमिकल जो होती है हम जनरली यूज करते हैं ताकि माइक्रोब्स का जन्म फूड में ना हो, उसे रोक सके, ठीक है। तो ऐसे एसिड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। हम जैसे कि अपने घर पे जो अचार बनाते हैं उसमें ऑयल और सॉल्ट का यूज करते हैं, तो ये दोनों जो क्या होती है, माइक्रोब्स को अटैक होने से बचाती है। सोडियम बेनोजाइड और सोडियम मेटाबिसल्फेट, ये दो एक ऐसी केमिकल है जो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स कहा गया है इसे, जो फूड को बचाती है। दे आर आल्सो यूज्ड इन जैम्स, स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। तो ये दो केमिकल जो है हम जैम्स में यूज करते हैं, स्क्वाश में यूज करते हैं, और भी कई चीज है जिसमें हम यूज करते हैं। अब दूसरा है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। क्या हम सॉल्ट के द्वारा अपने खाने को बचा सकते हैं? जरूर बचा सकते हैं। जैसे कि हम घर पे मीट, फिश, चिकन जो हम
खाते हैं तो आप देखिएगा घर पे उससे पहले नमक हम यूज करते हैं, ये सालों से चलता आ रहा है, हम नमक का इस्तेमाल करते हैं ताकि बैक्टीरिया का ग्रोथ होने से हम उसे बचा सके। सो सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व इन आंवला, रॉ, मैंगोज और टैमारिंड, जैसे कि हम नमक का जो इस्तेमाल हम आम में करते हैं, ठीक है, फिर आंवला में करते हैं, फिर आपका इमली में करते हैं, ताकि उसे बहुत ही ज्यादा दिन तक रख सके और उसे माइक्रोब से बचा सके। अब तीसरा है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। क्या हम शुगर के माध्यम से बचा सकते हैं अपने खाना को? जरूर, जैसे कि जैम्स हो गया, जेलीज, स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। ये तीन चीज जो आप देखिएगा शुगर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं ताकि ये सालों साल अच्छे से रह सके। तो शुगर क्या करती है? चीनी का काम यह है कि वो जो नमी होती है वो नमी को वो कम कर देती है, जिससे क्या होता है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो होती है वो कम हो जाती है और फूड जो है वो स्पॉइल होने से बच जाती है। अब एक है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब ऑयल और विनेगर से हम कैसे अपने खाने को बचा सकते हैं? जैसे कि ऑयल और विनेगर क्या करते हैं, जो हम पिकल, जैसे हम आम में जो यूज करते हैं, डालते हैं, इसमें भी क्या होता है, बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट। जो बैक्टीरिया होती है वो ऐसा एनवायरनमेंट में जन्म नहीं ले पाती है, वहां पे वो रुक जाती है। तो ये जो ऑयल और विनेगर को हम वेजिटेबल पे यूज करते हैं, फ्रूट्स पे यूज करते हैं, फिश पे यूज कर सकते हैं, मीट पे यूज करते हैं। तो ये सब चीज में हम ऑयल और विनेगर को हम यूज कर सकते हैं मेथड को, ताकि हम अपने खाने को बचा सके। अब है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। गर्म और ठंडा से भी हम अपने खाने को बचा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जानते होंगे कि घर पे जब हम दूध लाते हैं तो मम्मी क्या करती है, उसे स्टोर करती है, हाई बॉइलिंग पॉइंट में उसे पहले गर्म करती है, उसके बाद ताकि उसका सारा बॉईल करने से जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल्क में होते हैं वो सारे मर जाते हैं। तो और उसके बाद उससे लो टेम्परेचर में रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, बॉइलिंग करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। और दूसरा, हम लो टेम्परेचर में जब फ्रिज में रख देते हैं तो लो टेम्परेचर में क्या होता है, वैसा इन्वायरमेंट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जन्म नहीं हो पाता है। सो व्हाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल? जैसे कि यहाँ पे एक सवाल है, जो हम दूध मार्केट से लाते हैं तो वो पैकेट में का जो दूध है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो खराब क्यों नहीं होता है और उसे हम डायरेक्ट कंज्यूम क्यों करते हैं? सो पैस्चुराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग as it is free from harmful microbes. The milk is heated to above 70 डिग्री सेल्सियस। यानी जो दूध हम लाते हैं, दूध पैकेट जो लाते हैं, वो हम डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उससे 70 डिग्री सेल्सियस में उसे बॉइलिंग किया जाता है और 15 to 13 सेकंड के बाद उसे बहुत ही लो टेम्परेचर में चिल्ड करने के लिए स्टोर किया जाता है। सो बाय डूइंग दिस प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ microbes can be stopped, and this process discovered by Louis Pasteur, it is called pasteurization. This process यानी कि जो बॉइलिंग से लेके जो हम चिल्ड करके जो फ्रीजर में रखते हैं, इसी को बोला जाता है पेस्चुराइजेशन। सो अभी हम पढ़ेंगे स्टोरेज एंड पैकिंग। सो स्टोरेज एंड पैकिंग से क्या मतलब है, जैसे कि जो हम ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो मार्केट, जो जैसे कि बिग बाजार, बड़े बड़े मॉल्स में आप देखिएगा, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उसे एयर टाइट किया जाता है प्लास्टिक से, पन्नियों से, ताकि वो ज्यादा समय तक माइक्रोब से बच सके और हम उसे जितना देर चाहे उतना फ्रिज में या फिर घर पे भी स्टोर करके रखेंगे तो उसमें माइक्रोब जन्म नहीं होगा। सो अभी हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में भी कुछ पढ़ा था, जैसे कि राइजोबियम करके एक बैक्टीरिया होता है। सो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, जैसे पल्सेस के, मटर के, सीड्स के, ये जो प्लांट में राइजोबियम करके जो बैक्टीरिया होता है, वो रूट्स के नोड्यूल्स, जो रूट्स में जो नोड्यूल्स होते हैं, जैसे कि आपको तस्वीर में दिख रहा है, इसमें वो क्या करती है, राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करती है। तो इस बैक्टीरिया का यही काम है, ठीक है। सो जैसे कि सम एक्शन ऑफ लाइटनिंग, जैसे कि जब बादल गरजती है, तो बादल गरजने से क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ मिल जाते हैं, जिससे प्लांट को बहुत ही फायदा होता है, प्लांट को कई मात्रा में नाइट्रोजन मिल पाती है। पर इससे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की कोई कमी नहीं होती है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। हाउ? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल में। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। सो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में।
जैसे कि आवर एटमोस्फियर हैज नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन गैस। ओके, सो नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि नाइट्रोजन हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही जरूरत है। जैसे कि वो कुछ हिस्सों में, कुछ पार्ट्स में होते हैं, जैसे कि कुछ प्रोटीन्स में होते हैं, क्लोरोफिल में होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स में होते हैं, विटामिन्स में होते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैनॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। So how we will take from the how we will take nitrogen gas from the atmosphere? जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, some bacteria like blue green algae, fungi present in the soil to fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen। जैसे कि जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस होती है उसमें क्या होता है कि कुछ ये जो फंगाई और ब्लू ग्रीन एल्गे वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेके सॉइल कंपाउंड में मिलाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड। जैसे कि जब ये नाइट्रोजन गैस यूजेबल कंपाउंड्स यानी मिट्टी में अच्छी तरीके से जब मिल जाती है तो इसमें इसके बाद क्या होता है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। जब हम लगाते हैं, जैसे कि जो प्लांट्स होती हैं वो मिट्टी से कंपाउंड से रूट के द्वारा नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करके प्लांट के जितने भी जो पार्ट्स है सारे पार्ट्स में नाइट्रोजन को ले आती है। इसके बाद नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। तब क्या होता है, प्लांट्स तैयार हो जाती है अपने नाइट्रोजन को प्रोटीन्स देने के लिए, यानी कि नाइट्रोजन पूरा प्लांट्स में आ जाती है। ठीक है, जब एनिमल फीड करते हैं, व्हेन एनिमल फीड ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा जो है एनिमल्स को फिर वापस वो एनिमल के शरीर पे चले जाती है नाइट्रोजन की मात्रा। उसके बाद जब क्या होता है, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जब प्लांट्स और एनिमल्स वापस जब मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो बैक्टीरिया और फंगाई जो मिट्टी में जो होती है वो वापस नाइट्रोजन वेस्टेज को कंपाउंड यानी कि मिट्टी में ले आती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि जो नाइट्रोजन में जो कंपाउंड है, जो कि गैस है, नाइट्रोजन गैस, वो वापस एटमॉस्फेयर में ले जाती है। यानी कि कुछ मात्रा जो प्लांट्स एनिमल्स के जो कुछ मात्रा जो होते हैं नाइट्रोजन वेस्टेज होते हैं वो कंपाउंड्स के रूप में ले आती है, मिट्टी में मिल जाती है, और कुछ मात्रा गैस के तौर पे एटमॉस्फेयर पे मिल जाती है। तो रिजल्ट क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट होता है और मिट्टी में भी बहुत मात्रा पे होता है। यानी कि एटमॉस्फेयर में या तो कंपाउंड सॉइल में नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है। तो इसी को बोला जाता है नाइट्रोजन साइकिल। इसका डेफिनेशन मैंने पूरा स्क्रिप्ट पे लिख दिया है, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा खत्म हुआ, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सारे चैप्टर पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर भी पूरा डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप देखते रहिए, हमारा ये क्लासेस हमारा रेगुलर रहेगा और डेली हम नया नया वीडियो अपलोड करेंगे। Thank you.